हेलो एवरीवन। चलिए, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। या अपन जो लाइट पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स उस ब्रांच को बोलते हैं। और उसका जो पार्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, जिसके अंदर बेसिकली अपने को रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं। क्लियर। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। और हमने एक टॉपिक लास्ट टाइम पे पढ़ा था, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब था कि अगर एक प्लेन सरफेस पर लाइट रे गिर रही है तो उस पर गिरने की वजह से वो कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, या एक प्लेन मिरर पर अगर लाइट रे गिर रही है तो उस पर गिरने की वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कितने एंगल से डेविएट हो जाती है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डेविएशन थ्रू टू प्लेन मिरर्स। अगर मान लीजिए एक की जगह पर दो प्लेन मिरर होते या दो सरफेसेस होती, है ना, जिनसे रिफ्लेक्शन होने वाला है, और वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर हैं, तब हम टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो मिरर हैं भाई, या दो प्लेन सरफेसेस हैं, है ना। ये मेरे पास दो प्लेन सरफेसेस हैं, और ये एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर रखी हुई है। क्लियर। अब जब लाइट रे आएगी तो एक बार, जैसे मान लीजिए इस वाले प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हुई, इससे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद गई, इस पर फिर इंसिडेंट हुई और इससे फिर रिफ्लेक्शन हुआ। तो आपको बताना है कि दोनों से रिफ्लेक्शन होने के बाद नेट डेविएशन क्या रहा रे का, या उस लाइट का टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहा, ये मेरे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली सरफेस से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे, फिर इस वाली सरफेस से एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे, और दोनों को सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। या दोनों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है या दोनों से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो ऐड कर देंगे। एक से क्लॉकवाइज एक से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइट रे है भाई, ये मिरर नंबर 1 या सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, ठीक है। पहली सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है मान लीजिए आई। क्लियर। यहां पर रिफ्लेक्ट हुई, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर आई एंगल पर आई थी तो एंगल आर पर जाएगी, जो मैग्नीट्यूड में एंगल आई के बराबर ही होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये गई दूसरी सरफेस पर, और दूसरी सरफेस के लिए ये कुछ इंसिडेंट रे है, तो यहां पर नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये कुछ नॉर्मल आएगा। यहां पर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आया वो आया आई डैश, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई डैश है, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी भाई, एंगल आई डैश के बराबर ही होगी, है ना। तो एक बार आप देख रहे हैं कि मिरर 1 से या सरफेस 1 से डेविएशन हुआ, और फिर मिरर 2 से या सरफेस 2 से डेविएशन हुआ, तो अपन क्या करें, सरफेस 1 से कितना डेविएशन हुआ और सरफेस 2 से कितना डेविएशन हुआ वो निकाल के रख लेते हैं। पहले मिरर 1 से कितना डेविएशन हुआ, मिरर 1 से अगर डेविएशन की मैं बात करूं तो एंगल आई है, तो मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला सिखाया था। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था, सिंगल प्लेन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मेरे पास पहली सरफेस से या पहले मिरर से जो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ उसका फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली सेकंड वाली सरफेस से अगर बात करें तो सेकंड वाली सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आई डैश है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई डैश, है ना। वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है, आई डैश के बराबर है। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अच्छा ये चेक कर लेते हैं कि दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। मैंने आपको कहा था एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा कैसे लेना है,
मिरर के ना होने पर लाइट रे जिधर चली जाती और मिरर के होने की वजह से जिधर गई है, इस तरह से आपको बढ़ना है ना। तो ये एंगल जो है ये क्लॉकवाइज है। यहां पर देखो, मिरर के ना होने पर ऐसे चली जाती और मिरर के होने की वजह से ऐसे चली गई है, तो यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन ये है, ये भी क्लॉकवाइज है। दोनों अगर क्लॉकवाइज है तो दोनों को अपने को क्या करना है भाई, ऐड ही करना है ना। तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो टोटल कितना हो गया बेटा, डेल्टा नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू है 180 माइनस 2i एंड डेल्टा 2 की वैल्यू है 180 माइनस 2i डैश। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 प्लस 180 तो 360 हो गया, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर हो गया i प्लस i डैश। ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है ना। लेकिन क्वेश्चन में मुझे i और i डैश गिवन नहीं होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्वेश्चन में i एंड i डैश गिवन नहीं होंगे। मुझे गिवन होगा कि ये दोनों सरफेसेस जो है ये कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, मतलब ये थीटा मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला भी मुझे थीटा की फॉर्म में निकाल कर लाना है, ताकि मुझे जो थीटा गिवन हो उस फॉर्मूले में पुट कर दूं और टोटल एंगल ऑफ डेविएशन की क्या वैल्यू है ये मैं निकाल कर ले आऊं। आइए आई और आई डैश को अपन एलिमिनेट करते हैं और थीटा की फॉर्म में लेकर आते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका आई है, तो ये एंगल जो है ये 90 माइनस आई होगा। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा है। सिमिलरली ये एंगल आपका आई डैश है, तो ये एंगल जो है ये आपका 90 माइनस आई डैश के बराबर होगा, है ना। अब ये एक ट्राइंगल आप देखिए, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 माइनस आई डैश है, ये एंगल 90 माइनस आई है और ये एंगल थीटा है। ये किसी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स हैं और किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि थीटा 90 माइनस आई एंड 90 माइनस आई डैश को अगर मैं ऐड करूं, थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई डैश, ये बराबर आना चाहिए किसके, 180 के। तो इन तीनों को ऐड करके मैंने 180 के बराबर पुट कर दिया। 90 90 180 हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू मेरे पास रिलेशन आ गया आई प्लस आई डैश, यानी कि जहां आई प्लस आई डैश लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर सकता हूं भाई, थीटा पुट कर सकता हूं। तो इक्वेशन में ये आई प्लस आई डैश जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या पुट कर देते हैं, थीटा, और नेट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ रही है 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। तो क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन होगा, दोनों सरफेसेस एक दूसरे से कितने एंगल पर इंक्लाइंड है ये गिवन होगा, और आप नेट एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके 360 माइनस 2 थीटा। तो सिंगल प्लेन मिरर हो या सिंगल सरफेस हो, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर वो सिंगल सरफेस से हो रहा है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा 1 या डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहां पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा। अगर दो इंक्लाइन प्लेन मिरर से या दो इंक्लाइन प्लेन सरफेसेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन सरफेसेस। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर पर आ जाते हैं सीधा, और प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है उसकी चर्चा करते हैं ना। पहली चीज इमेज क्या होती है, इमेज की डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, बेसिक सी बात है कि रिफ्लेक्टेड रेज, किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो जहां मीट करती है या मीट करती हुई हमें लगती है, दैट पॉइंट को या दैट प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इमेज कहते हैं ना। रियल इमेज वर्चुअल इमेज दो तरह की होती है। एक्चुअली में अगर रेज मीट कर रही है तो रियल इमेज बनती है, और अगर मीट नहीं कर रही है, हमें लग रहा है कि यहां मीट करेंगी, तो वहां पर कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है। प्लेन मिरर से ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं अब। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म करनी है या इमेज फॉर्म होगी तो वो कैसी होगी उसकी चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या, किसी ग्लास शीट के ऊपर
या किसी ग्लास के ऊपर हमने क्या किया, सिल्वर की पॉलिश कर दी, तो ये मेरा प्लेन मिरर तैयार हो गया, है ना। प्लेन ग्लास की थिक छोटी सी थिक मैंने प्लेट ली, उसके ऊपर सिल्वर की पीछे की तरफ पॉलिश कर दी। सिल्वर की पॉलिश कर देने से क्या हो जाता है कि ये अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाता है, मतलब मैक्सिमम रेज जो इस पर गिरेंगी उनको क्या कर देगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और मुझे रिफ्लेक्शन ही करवाना है, ठीक है। इसके सामने मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है ना, कोई लेंथ विड्थ हाइट ये सब नहीं है ना। इसकी मैं पहले क्या कर रहा हूं, इमेज फॉर्म करवा रहा हूं इस प्लेन मिरर के थ्रू, ठीक। इसके थ्रू अगर अपने को इमेज फॉर्म करवानी है तो इससे कई सारी रेज निकलेंगी, और ये रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट कर जाएंगी, या मुझे लगेगा कि यहां मीट कर रही हैं, तो ये वहां पर क्या बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब कई सारी रेज निकलेंगी और सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी, तो कई सारी निकालने के बजाय मैं केवल 2 रेज इस ऑब्जेक्ट से निकालूंगा, और वो 2 रेज जहां मीट कर रही होंगी बाकी की रेज भी वहीं मीट कर रही होगी, क्योंकि इमेज तो एक ही जगह बननी है। तो एक रे मैंने ये इससे निकाली जो इस मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये इस वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 है, क्योंकि नॉर्मल भी यही लाइन है और इंसिडेंट रे गिरी भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0। तभी ये रे जो ऐसे गई थी टकराकर एज इट इज वापस लौट आई, ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो, 0 हो। एक और रे निकालते हैं। एक रे मान लीजिए कि ये निकली इस मिरर से या इस ऑब्जेक्ट से, इस मिरर पर ये गिरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, तो इसी एंगल पर क्या हो जाएगी, लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये है, ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, और डाइवर्ज हो रही हैं तो रियली में तो कभी मीट नहीं करने वाली है ना, रियली में तो कभी मीट नहीं करने वाली है। लेकिन अगर मैं मान लो यहां पर खड़े होकर इन रेज को देख रहा हूं, ये रेज मेरी आंखों में आकर जब गिरेगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि यहां पर पीछे कहीं कोई है जिससे चलकर ये दोनों लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में आ रही है, क्योंकि मुझे हमेशा लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ दिखाई देता है, तो ये रेज ऐसे कुछ आ रही है, मुझे तो ऐसा लगेगा। और यहां पर वास्तविकता में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर तो मैंने इन दोनों लाइंस को पीछे बढ़ाकर मीट करवाया है, यानी कि यहां पर क्या फॉर्म हो गई आपकी इमेज, और एक्चुअली में यहां पर लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, यहां पर तो आपने पीछे बढ़ाया और लाइट रेज को मिलवाया है। तो यहां पर जो इमेज बन रही है, ये कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, पहली चीज तो वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। क्लियर है भाई बात। इसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए आप आपस में बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के भी बराबर हो गया, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। आप ध्यान से देखिए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो गया, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये वाली एक साइड है, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो आप RHS रूल से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनकी सभी साइड्स और एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड क्या है, सेम है। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना दूरी पर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर है। सो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की एक खास बात मुझे मिल गई कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट से क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है, ठीक। और आप ध्यान से देखिए, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी पॉइंट साइज की ही बनी, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, जिस डायमेंशन का ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही साइज की, उतनी ही डायमेंशन की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और एक और चीज जो आपने बुक्स में पढ़ी होगी कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट आपको लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट आपको राइट दिखेगा। जैसे आप अगर शीशे में सुबह अपने आप को देखते हैं तो आपको जो शीशे में इमेज बन रही है उसमें दिखाई भी देता होगा कि आपका जो राइट हैंड है
वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है और आपका जो लेफ्ट है वो कैसा बन जाता है, राइट बन जाता है। सो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की एक और खास बात कि ये इमेज जो होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी। तो क्या क्या खास बात है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की? एक तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी, एंड इमेज कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी, यानी कि राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, और इमेज जो बन रही है वो कैसी होगी भाई, वर्चुअल इमेज होगी। प्लेन मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। सो ये हमने सीखा कि किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, किस टाइप की बनती है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, है ना। जैसे एक प्लेन मिरर है और आप उसके सामने खड़े हैं तो एक ही इमेज मिरर में बनेगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा मिरर रख दिए जाएं तो बनने वाली इमेजेस का नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। कैसे बढ़ सकता है? नंबर ऑफ इमेजेस इन प्लेन मिरर्स, है ना। जैसे आप सलून पर गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि दो प्लेन मिरर लगे होते हैं आमने सामने, उनके बीच में जब आप खड़े हो जाते हैं तो एक के पीछे कई सारी इमेजेस बनती रहती हैं। तो दो मिरर्स को किस तरीके से अलाइन कर दिया जाए, कितने एंगल पर रख दिया जाए जिससे कितनी इमेजेस बनेगी, उस बात की चर्चा अपने को यहां पर करनी है। मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर्स हैं, ये दोनों प्लेन मिरर्स थीटा एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक। इस थीटा पर सब कुछ डिपेंड करता है कि ये दोनों प्लेन मिरर जो हैं कितने एंगल पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने इन दोनों के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा। आपको क्या करना है, वो जो भी एंगल दोनों मिरर्स के बीच में दिया हुआ है उसे 360 से डिवाइड कर देना है, और 360 से डिवाइड कर देने के बाद n की जो वैल्यू आनी है उसे चेक करना है। अगर मान लीजिए n की जो वैल्यू आई वो इवन नंबर आ गई, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ गई, तो आपका जो आंसर होगा वो n-1 होगा। जो भी आपका n की वैल्यू आई थी उसमें से एक कम कर दीजिए, है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू ऑड आ गई, जैसे 3, 5, 1, 7 इस तरीके से, तो फिर आपको चेक करना है कि ऑब्जेक्ट मिरर्स के बीच में सिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकल मतलब एकदम बीचों बीच। जैसे सिमेट्रिकल का मतलब हो गया ये एंगल थीटा है तो ये थीटा/2 से जाने वाली एक लाइन है, इस लाइन पर अगर कहीं रखा है तो बिल्कुल बीचों बीच रखा है। सिमेट्रिक रखा हुआ है तो आपका आंसर होगा n-1, तब भी 1 माइनस कर देना है आपको। ऑड आने पर भी अगर सिमेट्रिक रखा हुआ है तो n-1, और अनसिमेट्रिक रखा हुआ है यानी सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ है या यहां रख दिया, जैसे आपने यहां रख दिया, तो फिर आपका आंसर जो होगा वो n ही होगा, तब आपका आंसर n ही हो जाएगा। तो आपको 360 अपॉन थीटा अप्लाई करना है, उसके बाद जो n की वैल्यू आए उसे चेक करना है। अगर वो इवन आती है तो आपका आंसर n-1 होगा, ऑड आती है तो फिर से चेक करना है, सिमेट्रिक हुआ तो n-1, अनसिमेट्रिक हुआ तो n। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल लेते हैं, मान लो दो मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री हुआ तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा एंड थीटा इज 90, ये आएगा 4, और 4 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो आपको आंसर कितना कर देना है भाई, n-1, यानी कि आंसर जो होगा आपका वो होगा कितना, 3। 3 इमेजेस बनेगी भाई। अगर दो मिरर्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रख दिए जाएं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी कितनी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी भाई, 3। आप एक और चीज ध्यान से देखना, जब सैलून में आप जाते हैं तो वहां दो मिरर्स एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से रखे होते हैं, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। किसी एंगल पर है ही नहीं, वो कितने एंगल पर है, 0 डिग्री पर। यहां पर अगर मैं 0 डाल दूं तो 360 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि वहां जब आप सैलून में अपनी इमेजेस देख रहे होंगे तो वहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन रही होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि वहां पर जो दो मिरर्स रखे हैं वो कितने डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, 0 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। और कोई एंगल अगर आपको देता है वो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए
और चेक कर लीजिए कि कितनी इमेजेस वहां पर फॉर्म होने वाली। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर ये n-1 क्यों कर रहे हैं हम, -1 क्यों कर दे रहे हैं, है ना। -1 कर देने का कंसेप्ट ये है कि दो इमेजेस, जैसे यहां पर वैसे तो 4 आया था आंसर, लेकिन आपने क्या कर दिया, 3 कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, क्योंकि इन 4 में से 2 इमेजेस जो होती है वो सेम प्लेस पर बन जाती है, कोइंसाइड कर जाती है 2 इमेजेस। तो वो 2 इमेजेस जो एक ही जगह बन गई है उसे अलग अलग कैलकुलेट ना कर अलग अलग कंसीडर ना करके हम एक ही कंसीडर करते हैं, इसलिए जो हमारा आंसर आता है उसमें से हम एक कम कर देते हैं। क्लियर है। तो 2 मिरर जब एक दूसरे से एंगल, किसी एंगल पर हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया हो तो उसकी कितनी इमेजेस फॉर्म होने वाली है, ये फॉर्मूला लगाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, है ना। ये अभी तक जो अपन बात कर रहे थे, जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो प्लेन मिरर से रिलेटेड टॉपिक्स थे। अब आगे अपन चर्चा करते हैं भाई स्फेरिकल मिरर्स की। 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो है स्फेरिकल मिरर्स ही ज़्यादातर दिए हुए हैं, है ना। प्लेन मिरर्स के बारे में इतनी चर्चा नहीं की हुई है अपन ने, तो फिर भी थोड़ी बहुत बातें प्लेन मिरर्स की है यहाँ पर, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में प्लेन मिरर को नहीं दिया हुआ है। वहाँ पर जो डिटेल में दिया हुआ है वो क्या है, आपका स्फेरिकल मिरर। तो आगे अपन चर्चा करते हैं स्फेरिकल मिरर की भाई। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। आइए, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं भाई। क्या हुआ, एक मेरे पास ग्लास का होलो स्फेयर था, है ना, खाली कांच का गोला था। इस खाली कांच के गोले को मैंने इस तरीके से कट कर लिया, यहां से और यहां से, है ना। इस तरीके से ये दोनों पार्ट को अलग निकाल लिया। एक पार्ट मेरा ये निकला और एक पार्ट मेरा ये निकला, ठीक। इस पार्ट के तो मैंने अंदर यहां पॉलिश कर दी और इस पार्ट के मैंने बाहर यहां पॉलिश कर दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी बेसिकली। तो 2 तरीके के मिरर यहां पर फॉर्म हुए। जिसके मैंने बाहर की तरफ पॉलिश की इसे मैंने बोला कॉनकेव मिरर, ठीक। और ये जिसके मैंने अंदर की तरफ पॉलिश की है इसे मैंने बोला कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। 2 तरीके के मिरर मुझे मिले, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती है ना। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ज हो जाती है, एक पॉइंट पर मिलने की कोशिश करती है। दैट्स व्हाई कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ना, एंड कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। अब ये मिरर जो है ये ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अपने को जान लेना जरूरी है। उन टर्म्स की बात करते हैं, इन दोनों मिरर्स के लिए वो टर्म्स डिफाइंड है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर। दोनों सेम, दोनों के लिए सेम टर्म्स डिफाइंड है। जो टर्म्स आपको बार बार यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में, उन टर्म्स को एक साथ देख लेते हैं भाई, है ना। आइए, ये इन दोनों मिरर्स का जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये चाहे इस मिरर में आप ये वाला पार्ट ले लो, इसे कहा जाता है पोल। सेंट्रल पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज पोल। अब ये दोनों जो आपने पार्ट काटे थे ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर से काटे थे, उस स्फेयर का कहीं सेंटर भी रहा होगा, है ना। इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फेयर से आपने इन्हें काटा था उस स्फेयर के सेंटर को क्या कहते हैं भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस, ये तो स्फेयर के सेंटर से उसकी सरफेस पर प्रेजेंट किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गई, जिसे आम भाषा में हम रेडियस कहते हैं। इसे या इसे क्या कह देंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर,
ठीक है, इसे कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक लाइन जो ये मैंने ड्रॉ की है बड़ी सी, जो इधर इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये कुछ टर्म्स है, एक टर्म और है, उसे अच्छे से डिफाइन करेंगे हम, उसे फोकस बोलते हैं। उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हम डिफाइन करेंगे। लेकिन ये कुछ टर्म्स है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, जो दोनों मिरर्स के लिए कॉमन टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक और टर्म जिसे कहते हैं फोकस, उसे अच्छे से डिफाइन करते हैं बेटा, वो इंपॉर्टेंट टर्म है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है। इस पर अगर मैं पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाऊं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी की सभी रेज एक पॉइंट पर मिलेंगी। ये इस तरीके से, है ना, एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगी। या जैसे कॉन्केव मिरर भी अगर मैं ले लूं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर भी अगर मैं ले लूं, और कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाऊं, ये तो ये तो क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो ये लो डाइवर्ज कर दिया इसने, सारी रेज डाइवर्ज हो गई। एक्चुअली में तो नहीं मिल रही कहीं भी है, लेकिन इन रेज को जब आप पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हुई आपको लगेगी। अब कॉन्केव मिरर में ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, इन पॉइंट्स को कहा जाता है फोकस, है ना, इन पॉइंट्स को कहा जाता है फोकस। अब ध्यान से डेफिनेशन सुनना। अगर स्फेरिकल मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करवाई जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी की सभी रेज एक पॉइंट पर मिल जाती हैं या हमें मिलती हुई लगती हैं। दैट पॉइंट इज नॉन एज व्हाट, फोकस। इसीलिए एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है ये। और इस फोकस से पोल तक की दूरी को, इस फोकस से पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। दिस लेंथ इज योर फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल, यहां पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई। तो पॉइंट का नाम तो फोकस हो गया, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को क्या कह दिया हमने, फोकल लेंथ कह दिया। अब एक खास बात, क्या खास बात है भाई, ये जो रेज आई थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, इन सभी रेज के लिए खास बात और थी कि इन सभी रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल थी। ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो, इन रेज को कहा जाता है पैरेक्सियल रेज। इन रेज को कहा जाता है पैरेक्सियल रेज। सो बेसिकली ये दोनों जो फिगर हैं, इन दोनों में जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट मैंने करवाई हुई है, ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है ही, साथ में इन सभी रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत छोटी है। और ऐसी रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इन्हें कहते हैं पैरेक्सियल रेज। और पैरेक्सियल रेज के लिए ही फोकस डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि पैरेक्सियल रेज ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिलती है या मिलती हुई लगती है। अगर मान लो ऐसा कोई सिचुएशन होती जिस सिचुएशन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज तो होती, लेकिन उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू स्मॉल ना होती, जिन्हें मार्जिनल रेज कहते हैं। इन्हें कहते हैं मार्जिनल रेज। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू छोटी नहीं है, तो फिर ये सभी की सभी रेज एक पॉइंट पर मीट नहीं करती। किसी कोई यहां मीट कर जाती,
कुछ यहां मीट कर जाती, कुछ कहीं और मीट कर जाती, तो एकदम शार्प इमेज आपको प्रोड्यूस यहां पर नहीं हो पाती, ब्लर इमेज यहां पर प्रोड्यूस होती। तो अगर आप मार्जिनल रेज का यूज करते तो आप फिर उनके लिए फोकस डिफाइन नहीं कर सकते थे। फोकस केवल किसके लिए डिफाइंड है? पैरेक्सियल रेज के लिए। और पैरेक्सियल रेज वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ही, साथ में जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बहुत छोटी हो। इसीलिए ये जो मिरर है, ये मिरर छोटी साइज के यूज लिए जाते हैं। जब आपको फोकस टर्म डिफाइन करना है तो ये मिरर छोटी साइज के लिए जाते हैं। छोटी साइज मतलब जैसे ये मिरर है आपका, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप ध्यान से देखो, ये इस तरीके का मिरर होगा आपका। तो एक सर्कुलर सा ओपनिंग आपको यहां पर नजर आएगा, है ना, एक सर्कुलर सा ओपनिंग आपको नजर आएगा। इस रीजन को, इसको कहा जाता है अपर्चर। जिस रीजन में से, जिस स्पेस में से लाइट रेज एंटर करने वाली है मिरर के अंदर, इस पर्टिकुलर स्पेस को कहा जाता है अपर्चर, इस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है अपर्चर, जो एक सर्कुलर जैसा पार्ट आपको आगे दिखाई दे रहा है। तो हम जिन मिरर्स का यूज कर रहे हैं, जिनके लिए फोकस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, उन मिरर्स का जो अपर्चर होता है वो छोटा होता है ना। छोटे अपर्चर के मिरर आपने यूज किए हैं ताकि आप पैरेक्सियल रेज वहां पर उन मिरर्स पर डाल पाएं और उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू छोटी हो, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी की सभी एक पॉइंट पर मिली या मिलती हुई लगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या नाम दिया जाए? फोकस नाम दिया जाए। क्लियर है बात, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड, दैट इज फोकस। अब आगे अपन चर्चा करेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर्स इमेज कैसे बनाते हैं, है ना। इमेज बनाने के लिए लाइट रेज इंसिडेंट करवाई जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां वो मीट करेंगी वहां इमेज बन जाएगी। अब वो लाइट रेज कैसे इंसिडेंट होंगी और कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उन रूल्स का आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहला रूल, इमेज फॉर्म करने के लिए, है ना, अगर किसी मिरर पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास कर जाती है? फोकस से पास कर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहां फॉलो होना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां दिख रहा है? यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बनाओ। मैंने आपको कर्व सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका बताया था। सेंटर से उस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दो जो रेडियल डायरेक्शन में हो, है ना, और वो जो लाइन होगी वही आपके लिए नॉर्मल का काम करेगी। जैसे यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो यहां इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, है ना। अच्छा, एक चीज हम लोग मिस कर गए कि जो फोकल लेंथ होती है, एक्सपेरिमेंटली या थ्योरेटिकली हम प्रूव भी कर सकते हैं इस बात को, कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है ना। तो आप जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल हमेशा बनाइए यहाँ पे। तो ये आपका आर हो गया और ये आपका एफ हो गया, है ना। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास कर जाती है? फोकस से पास कर जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए सेंटर से इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की जाए। ये लाइन जो है ये यहां पर नॉर्मल का काम करेगी, रेडियल डायरेक्शन में है क्योंकि ये सेंटर से स्फीयर के किसी पॉइंट को आप मीट कराओगे तो रेडियस ही तो बनेगी। और यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आपस में बराबर होने चाहिए। और ये बराबर तभी हो पाएंगे जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां से पास हो जाए? फोकस से। ठीक है, पहला नियम ये कहता है। अच्छा, इसी नियम को अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करूं तो देखो कैसे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे मैंने इंसिडेंट करवाई और ये डाइवर्ज होकर कुछ ऐसे चली गई, है ना। अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होता है, ये तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप देखो ये एंगल आई हो गया आपका, ये एंगल आर हो गया आपका, बराबर है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वो फोकस से पास होगी या हमें फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। पहला नियम दोनों सरफेसेस के लिए, दोनों मिरर्स के लिए मैंने यूज किया आपके सामने। एक और रूल आप यूज ले सकते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। भाई क्या वो नियम है? एक लाइट रे पोल पर जितने एंगल पर गिरती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला रिलेशन प्रूव होने के लिए ऐसा हुआ है
कि जितने एंगल पर लाइट रे पोल पर आप गिराएंगे उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा नियम आप ये यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में अगर इसी रूल को आपको फॉलो करना है तो कुछ ऐसे बनेगा, ये पोल पर मैंने लाइट रे गिराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तीसरा नियम, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइट रे अगर मिरर पर इंसिडेंट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइट रे अगर मिरर पर इंसिडेंट हुई तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर लौट जाएगी। आप ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइट रे अगर गिरेगी तो वो तो रेडियली गिर गई, नॉर्मल के अलोंग ही गिर गई, नॉर्मल के अलोंग गिर गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। दैट्स वाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई गिरी थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। एक और रूल, फोर्थ, इन चार में से कोई भी दो रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट हुई, ये अगर फोकस से पास होती हुई मिरर पर इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसी का उल्टा है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और मिरर पर इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई, फोकस से पास होती हुई मिरर पर गिरी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। क्लियर है? इन चार में से कोई भी दो नियम का आप यूज करेंगे और मिरर से क्या फॉर्म करवा लेंगे, इमेज फॉर्म करवा लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वो इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, कैसे इन चार में से दो रूल्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।